नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के इस सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ, क्योंकि आपको वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो PDF है नोटिफिकेशन है मिलता रहता है। अगर आप यहाँ पर फाइल सेक्शन में जाओगे टेलीग्राम के, तो वहाँ पर आपको 3000 से भी ज़्यादा जो है PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर एक हेलो करके और आप किस स्टेट की तैयारी कर रहे हो मैसेज करेंगे तो आप लोग को जो है वहाँ पर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाकर डायरेक्टली व्हाट्सएप से हमारे जो है जुड़ सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 2025 के लिए बिल्कुल जो एकदम नया बैच है, जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस बैच से जो है जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया था इस बैच में आपको जो है क्या क्या चीज़ें मिलने वाली, ठीक है। पहली बात तो एक कॉम्बो बैच है, ठीक है। थ्योरी मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, यहाँ पर बुक का PDF मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे स्टेट के यहाँ पर जो है मैं देने वाला हूँ, ठीक है। थ्योरी बिल्कुल बेसिक से मिलेगा, प्लस एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी होगा जहाँ पर सारे जो स्टूडेंट होंगे उनके वहाँ टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर जो है बहुत सारी जो चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के ई बुक देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF देखने को मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर टेस्ट सीरीज होंगे। और यहाँ पर संडे का एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा, जहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम वो टाइम डिसाइड कर लिया जाएगा, जहाँ पर आकर के हम लोग आपसे बातें करेंगे डायरेक्टली, जो जूम कॉल वाला जैसे कॉल होता है उस टाइप का, ठीक है। इसकी वैधता जो है टोटल 1 साल रहने वाली है। और अभी स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑफर चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 799 में, ठीक है। 1499 ये प्राइस हो जाएगा आपका जुलाई के फर्स्ट वीक के बाद से, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो इसमें आप लोग जो है जुड़ सकते हो, क्लासेज ले सकते हैं, ठीक है। कैसे जुड़ना है, बहुत सिंपल है। DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद सबसे ऊपर भी आपको यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पर कोर्सेज विद टेस्ट सीरीज दिख जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, जहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर 799 का दिखेगा। इस पर क्लिक करो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है, और जैसे बाय नाउ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुल के आता है। गूगल पे, फ़ोन पे जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं और जो अपनी क्लासेस है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब क्लासेस कहाँ दिखेंगे आपको जुलाई के बाद से, तो यहाँ पर आपको परचेज सेक्शन दिखेगा, उस परचेज सेक्शन करोगे तो आपको वहाँ पर आपका टेस्ट वेस्ट जो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ जो है लाइन से मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लासेस की तरफ। जी नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइएगा, फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो भैया, ठीक है। वॉइस एंड पिक्चर सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते। कह रहा कि जल जनित रोग क्या है? जल जनित रोग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मलेरिया होता है ना, ये जो मलेरिया होता है भाई, मलेरिया की जब हम बात करेंगे, ये जो मलेरिया होता है ये आप सभी को पता है कि ये मच्छर से होता है। डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया जो होता है ये जीवाणु से होता है, जीवाणु से होता है, ठीक है ना, जीवाणु जनित रोग है। हिपेटाइटिस ये विषाणु से होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा विषाणु से होता है लेकिन ये फैलता कैसे? तो ध्यान दीजिएगा ये होता है दूषित जल से, ठीक है, दूषित जल से। दूषित जल से हमारा जो लीवर होता है ना, लीवर, लीवर या हम क्या कहते हैं इसे को यकृत बोलते हैं, ठीक है ना। यकृत हमारा डैमेज हो जाता है, ठीक है, और जिससे हिपेटाइटिस रोग हो जाता है। हिपेटाइटिस रोग कई प्रकार के भी होते हैं। अच्छा, लीवर यकृत की जब हम बात करते हैं ना, तो यकृत जो होता है वो हिपैटिक कोशिका से मिलकर बना हुआ, हिपैटिक कोशिका से मिलकर बना हुआ, और यही हिपैटिक कोशिकाएं डैमेज होती हैं, वायरस से होती हैं, ठीक है ना। और जब ये डैमेज होती हैं, खराब होती हैं, तो हमें हमारे शरीर में हिपेटाइटिस नामक रोग होता है, ठीक है। यकृत से संबंधित रोग है, लीवर से संबंधित। टिटनेस आप सभी को पता है, माइक्रोबैक्टीरियम टिटनोइस, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहले वाले में हिपेटाइटिस बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर
जो भी लोग तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। चलिए, कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है ना। कार्य करने की दर अगर पूछ ले तो शक्ति हो जाएगा, लेकिन कार्य करने की क्षमता कहला रहे हैं ना। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, और सभी को पता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ध्यान दीजिए, वो क्या होता है? जूल भी होता है, और क्या होता है? अर्ग भी होता है, ठीक है ना। अर्ग जो होता है ये सीजीएस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में। बल का आप सभी को पता है कि किसका क्या होता है? न्यूटन होता है। और शक्ति का पता है क्या होता है भाई? वाट होता है, वाट होता है, ठीक है ना। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाती है भाई? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। चलो, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे वाले में दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जिन लोगों ने बताया सभी का सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। सामान्य स्तंभी एपिथीलियम ऊतक पाया जाता है, ठीक है ना। ऊतक पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये सामान्य स्तंभी और एपिथीलियमी ऊतक टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पेट होता है ना, पेट को ही हम अंदर से आमाशय कहते हैं। आमाशय के जो भीतरी अस्तर है, भीतरी अस्तर है, ध्यान दीजिएगा, ये अस्तर लिख, ठीक है। भीतरी अस्तर होता है, यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, इन टिश्युओं का, इन ऊतकों में कोशिकाओं का एक ही स्तर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का एक ही स्तर पाया जाता है। कोशिका के अंतिम छोर पर उंगली के समान अनेक सूक्ष्माकुर क्या होते हैं? निर्माण होते हैं भाई। अच्छा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना। क्या होता है? भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। काम लिख लीजिएगा, काम लिख लीजिएगा, क्या होता है? भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना। भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना, अवशोषण, ठीक है ना। भोज्य पदार्थों का क्या करता है? ये अवशोषण करता है। कौन? एपिथेलियम। ऊतक जो होते हैं आमाशय के भीतरी स्तर में पाए जाते हैं। काम क्या होता भाई? भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं। भोज्य पदार्थों का क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे में पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कह रहे हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ध्यान दीजिएगा, प्रोड्यूसर गैस का काम क्या होता है? या हम इसका उपयोग लिख दे डायरेक्टली, उपयोग पूछा जाता है। उपयोग, तो इसका उपयोग जो होता है वो कांच उद्योग में। कहां पर भैया? कांच उद्योग में और इस्पात उद्योग में, इस्पात उद्योग में, ठीक है ना। इन सभी जगह पर प्रोड्यूसर गैस का, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस मिला किससे किससे है? ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, यहां पर लिख दे रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कल का लास्ट प्रश्न यही था, कार्बन मोनोऑक्साइड। और प्लस में क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है भाई? नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन। ये दोनों लोग मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों लोग मिलकर प्रोड्यूसर गैस बनाते हैं, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, और नाइट्रोजन क्या हो गया आपका? N2 हो गया। नाइट्रोजन क्या हो गया भाई? N2 हो गया। इन्हीं दोनों गैसों का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस होता है। क्या होता है भाई? प्रोड्यूसर गैस होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, प्रोड्यूसर गैस हो गया। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, CO+N2, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण ही क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस होता है। क्या होता है भाई? प्रोड्यूसर गैस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं पुष्पीय पादप में नर युग्मक पाए जाते हैं।
पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है, ठीक है ना। मादा युग्मक होता है और एक नर होता है, ठीक है ना। मादा में क्या हो जाएगा, इसमें स्त्री केसर पाया जाता है, ठीक है ना, स्त्री केसर पाया जाता है। और जो नर होता है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पुंकेसर पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, पुंकेसर पाया जाता है, ठीक है ना, पुंकेसर। और कहाँ पर है भाई, पुंकेसर है। नर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में पुंकेसर होता है और फीमेल में क्या होता है, स्त्री केसर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा, स्त्री केसर होता है। क्लियर है ना, स्त्री केसर होता है। तो पांचवें में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पांचवें में सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। जितने भी लोग दे रहे हैं भैया उनका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि भाई न्यूनतम संभव तापमान है, न्यूनतम संभव तापमान है, ठीक है ना, संभव तापमान होता है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं -273 अंश सेंटीग्रेड तापमान, इसे हम परम शून्य तापमान भी कहते हैं, ठीक है ना, परम शून्य तापमान कहते हैं, परम शून्य तापमान कहते हैं, तापमान कहते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए क्या आ जाए, 0 केल्विन आ जाए, 0 अंश सेंटीग्रेड नहीं, 0 केल्विन है, 0 केल्विन या क्या बोलेंगे आप, -273 अंश सेंटीग्रेड जो तापमान होता है वो सबसे न्यूनतम तापमान माना गया है, सबसे न्यूनतम तापमान माना गया है, जिसे क्या कहा गया है, परम शून्य तापमान कहा गया है, ठीक है ना, परम शून्य तापमान कहा गया है। चलिए ठीक है ना, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो क्या होता भाई, 0 केल्विन होता। क्या होता भाई, 0 केल्विन होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्विक लाइम अथवा बिना बुझे चूने के नाम से जाना जाता है, ठीक, क्या चीज है, क्विक लाइम, या अगर हम बात करते हैं बिना बुझे चूने, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड एक होता है, ऑक्साइड होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। और एक क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना, क्या होता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड होता है। ये होता है CaO होता है, और ये क्या होता है भैया, CaOH2 का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH2OH, हाँ OH का क्या चीज है भाई, होल ट्वाइस है। क्लियर है ना, होल ट्वाइस है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कि गुरुजी समझ में नहीं। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और CaO जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं ना, इसे बिना बुझा चूना बोलते हैं, बिना बुझा चूना बोलते हैं, ठीक है ना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, इसे बुझा चूना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, बुझा चूना बोल देते हैं, ठीक है ना, बुझा चूना बोल देते हैं, ठीक है ना, बुझा चूना बोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, दोनों कई बार पूछा गया है, बुझा चूना भी पूछा गया है और बिना बुझा चूना भी पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही जल में घोलेंगे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्विक लाइम अथवा बिना बुझे चूने के नाम से जाना जाता है, तो कौन है भाई, CaO है, CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, जिसे क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रकाशिक तंतु, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
ध्यान दीजिएगा, जब भी हम प्रकाशिक तंत्र की बात करेंगे तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका काम क्या होता है? काम क्या होता है? जैसे संकेत भेजना, संकेत भेजना, ठीक है ना, संकेत भेजना, इसके अलावा संकेत भेजना हो गया, और क्या चीज हो गया, और जैसे शरीर के आंतरिक, ठीक है, शरीर के के आंतरिक आंतरिक भागों की जांच, जांच के लिए, ठीक है ना, जांच के लिए इन सभी जगहों पर प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात हो रही है, इसी सिद्धांत पर प्रकाशिक तंतु आपका कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसका उपयोग हमने कहा कि संचार सेवा में कह लीजिए, ठीक है ना, संकेत भेजने में, शरीर के आंतरिक अंगों की जांच में, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं 8वें में, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किसी गैस में ध्वनि की चाल 0 तथा गैस के परमताप T में संबंध बताइए, ठीक है ना। ध्वनि की चाल यहां पर 0 नहीं, पहली बात तो नोट कर लीजिएगा, V, ठीक है ना, तथा गैस के परमताप T में संबंध बताइए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, किसी गैस में ध्वनि की चाल V उस गैस के परमताप टेम्परेचर T के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। परमताप T के वर्गमूल के क्या होता है भाई? अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, मतलब ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है और ताप घटाने पर भैया ध्वनि की चाल में कमी आ जाती है, ठीक है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नोट कर लीजिएगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आपको पता है, हमने बताया था 0 अंश सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में कितने की वृद्धि हो जाती है? 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है। 0.61 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ जाती है। हमने कहा कि ताप के वर्गमूल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना, अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है, ठीक है ना, किस समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है ना भैया, जिसमें पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज एनर्जी का निर्माण करती है, ठीक है ना, ग्लूकोज एनर्जी का निर्माण करती है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के, ये सभी लोग मिलकर क्या बनाते हैं? C6H12O6, और क्या बनाते हैं? 6O2 और 6 पानी बनाते हैं, 6H2O बनाते हैं, ठीक है ना।
6H2O बनाते हैं। और आप सभी को पता है ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पादप जो पेड़ पौधे होते हैं ना भैया, वो प्रकाश की उपस्थिति में आप सभी को पता है कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, इन सभी की सहायता से वो क्या बनाते हैं, अपनी खाना बनाते हैं। और खाना क्या चीज, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ही तो एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो इस वजह से भैया बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समीकरण याद कर लीजिएगा, जैसे फिटकरी वाला हमने याद करवाया था, K2ASO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 नंबर में दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना, दुर्बल अम्ल है। अब हम सबसे पहले अगर बात करते हैं ना, तो सबसे दुर्बल अम्ल सिट्रिक अम्ल है। चलो हम दुर्बल से इसे हम किस फॉर्म में कर दे भाई, असेंडिंग फॉर्म में कर दे रहे हैं, आरोही, आरोही क्रम में लिख दे रहे हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम दुर्बल से जाते हैं, मतलब कम से जाते हैं, तो सबसे पहले ए सिट्रिक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है। फिर उससे थोड़ा ज्यादा प्रबल कौन हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। फिर उससे थोड़ा ज्यादा प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और सबसे प्रबल अम्ल अगर हम बात करते हैं तो बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक प्रबल अम्ल है, ठीक है, एक प्रबल अम्ल है जिसे अम्लों का राजा भी कहा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल में कौन आ जाएगा, अगर इन चारों में देखेंगे तो सिट्रिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है, एक दुर्बल अम्ल है, ठीक। बाकी सभी प्रबल अम्ल है। और प्रबल में सबसे प्रबल अगर इसमें पूछा जाता तो आप HCl को बताते, HCl को बताते, ना कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बताते। क्लियर है भाई, चलो क्लियर है। यहाँ पर 11 नंबर में ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सभी लोग जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्लियर, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 12 नंबर स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ाया भी है आप सभी को। स्कर्वी रोग की जब हम बात करते हैं ना, स्कर्वी रोग, इसमें क्या होता है, इसमें मसूड़े हमारे डैमेज हो जाते हैं, या मसूड़ों से संबंधित रोग होता है, ठीक है ना, मसूड़ों से खून वगैरह आना। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम में ही रोग छुपा हुआ, जैसे सभी रोगों में, जैसे रेटिनाल हुआ आंख से संबंधित, वैसे यहाँ पर रेटिना से रेटिनाल बना था। स्कारबिक एसिड से स्कर्वी रोग बन गया, ठीक है ना। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड हो गया। और क्या हो गया भाई, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है भाई, स्कर्वी रोग होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और आप सभी को पता है कि विटामिन सी खट्टे फलों में ज्यादातर पाया जाता है, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया आदि, और यही सभी इनके क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ध्यान दीजिए, स्कर्वी रोग अगर किसी को हुआ है उसे कह दो भैया खट्टे फल ज्यादा खाया करे, है ना। अब खट्टे का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली वो इमली ही खाने लगे, है ना। इमली क्या चीज, इमली खाने लगे, और इमली का नाम लेते ही बताओ कितने लोगों के मुंह में पानी आ जाता है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा बारूद के मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। देखो अभी हमने आपको आवर्त सारणी पेड बैच में पढ़ाया था, तो वहां पर हमने बताया है पोटेशियम का काम क्या होता है, पोटेशियम का हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या चीज शामिल है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। बारूद बनाने में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। तो 13 नंबर में बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं लेक्राइमल, ध्यान दीजिए, हमने आपको एक ग्रंथि पढ़ाई है, लेक्राइमल ग्लैंड, जो आंसुओं का निर्माण करता है, आंखों में पाया जाता है। सबसे छोटी जो होती है भाई, सबसे छोटी बाह्यस्रावी ग्रंथि है लेक्राइमल, है। लेकिन लेक्राइमल अस्थि की बात कर रहे हैं। लेक्राइमल अगर आंख में पाया जाता है ना, ये ग्रंथि आंख में पाया जाता है लेक्राइमल ग्लैंड, तो अस्थि जो हड्डी है वो भी कहाँ पाई जाती, वो भी आपके
चेहरे पर ही कहीं ना कहीं पे पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज लिखा है, कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो आपका क्या हो जाता है भाई, फेशियल हो जाता है, ठीक है ना, फेशियल हो जाता है, क्लियर है ना, फेशियल हो जाता है, ठीक। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे हैं यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब हम दो वस्तुओं के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं ना, जितने दूर आप करते हो, जैसे चुंबक ले लिए हमने, दो चुंबक ले लिया एक, ठीक है ना, दो चुंबक जैसे ही हमने ले लिया, जितना पास रहेगा उतनी ज्यादा ताकत लगती है, मतलब उतनी ज्यादा बल लग रहा। जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उनके बीच के बल कम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो दूरी बढ़ा रहे हैं, और दूरी अगर बढ़ा रहे हैं तो मान तो कम होगा ही, ठीक है, मान कम होगा, 4 गुना तो होगा नहीं, 2 गुना तो होगा नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है। तो आप F बराबर ये कह सकते हो ना, 1 में R का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, 1 में R का स्क्वायर होता है, गुरुत्व त्वरण समानुपाती में होता है। समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, R मतलब यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, 1/2 का स्क्वायर आप कर दोगे तो 1/4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1/4 हो जाएगा, क्लियर है ना, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। F समानुपाती 1/r² होता है भाई, ठीक है ना, R² होता है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या हो गया भाई, 1/4 हो गया, ठीक है ना, 1/4 हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्लियर भैया, 1/4 हो गया, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बिल्कुल वेबर नहीं है। वेबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा। और जितने भी मात्रक लिखे गए हैं वो सभी के सभी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है। किसके मात्रक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक है सभी के सभी, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हो जाएंगे, ठीक है ना, क्षेत्र के मात्रक हो जाएंगे, क्लियर है ना। तो आपको क्या बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो वेबर क्या है, वेबर आप सभी को हमने बताया कि वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है भाई, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी लोग 16 नंबर में सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग भैया एकदम फिट हैं, एकदम सही हैं, एकदम मस्त। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं उत्तल लेंस की जिसकी फोकस दूरी क्या है, 0.5 है मीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता क्या होगी। और लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है भाई, लेंस की क्षमता, ठीक, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, लेंस की क्षमता P बराबर 1 में F होता है, ठीक है, छोटे में लिख दे रहे हैं। लेंस की क्षमता P बराबर 1 में F फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो 1 में फोकस दूरी 0.5 मीटर दिया गया, ठीक है ना। अब इसे जैसे ही दशमलव हम हटाते हैं तो ऊपर क्या आ जाता है, 10 आ जाता है, नीचे 5 आ जाता है, ठीक है ना, नीचे 5 आ जाता है, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। लेंस की क्षमता को हम किस में मापते हैं, अगर कभी पूछा जाए तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डायोप्टर में मापते हैं। हमारे पास क्या आ गया भाई, डायोप्टर। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f फोकस दूरी हो जाता है, 1/f फोकस दूरी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, देखिए आज थोड़ा आसान आसान प्रश्न आ रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, क्या है भाई, यौगिक है। यौगिक का वो होता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, वही क्या होता है, आपका यौगिक होता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए वो क्या है भाई, वो है आपका जल। जल मतलब H2O हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 हैं और ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन का 1 है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर
क्या बनाता है, एक जल बनाता है, एक जल बनाता है। जल क्या है आपका, यौगिक, ठीक है ना, यौगिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए सर्वप्रथम जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है ना, वो कौन थे भैया, वो हमने बताया था कौन थे, कौन थे, जान रे थे। कौन थे भाई, जान रे थे। देखो कैसे कैसे नाम आते रहते हैं। जान रे ने सर्वप्रथम जीवधारियों के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है ना, वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। वो कौन थे, वो थे जान रे थे। ठीक है, वो थे जान रे थे। क्लियर है ना, कौन थे भाई, जान रे थे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल 19 नंबर में सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि आनुवांशिक रूप से परिवर्धित चावल की किस्म गोल्डन राइस, गोल्डन राइस कहते हैं। ये खाने खाने के लिए क्या हो जाएगा भाई, आपके आंखों को बहुत फायदा करता है। ठीक है, जिनको आंख की बीमारी होती है ध्यान दीजिएगा, उन्हें क्या डॉक्टर कहते हैं कि आप गोल्डन राइस खाइए। उसमें कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है, तो आप सभी को पता है आंख के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो आंख के लिए कौन है, रेटिनाल, विटामिन ए। तो आप क्या बताएंगे, गोल्डन राइस। ध्यान दीजिएगा क्या होता है भाई, वैज्ञानिकों द्वारा उसे परिवर्तन कर विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए ही किया गया है। ठीक है ना, विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए ही किया गया है, आंख के रोगियों को दिया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, विटामिन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है ना, चलिए भाई आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा है ना भैया, तो एक बार सेशन को शेयर कर देना। ठीक है ना, एक बार सेशन को शेयर कर देना, आपके दोस्त यार तक भी पहुंच जाए ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है ना, बाय बाय एंड टेक केयर।